अध्याय 185 अंबर का क्रोध। अंततः कबीले में वापस। अच्छी तरह से आराम करो, मैं दूसरों को जगाने जाऊंगा। जब ओलिवर अपने साथियों को जगाने के लिए आगे बढ़ा तो उसकी आवाज में एक सौम्य आश्वासन था। फिर उसने डैनियल को जगाया, जो जोर जोर से खांसने लगा। आवाज झकझोरने वाली थी, जो क्षण भर के लिए शांत हो गई थी उसे तोड़ रही थी। क्या बकवास है, मुझ पर मत थूको। जैसे ही डैनियल ने हर जगह थूका, ओलिवर तुरंत पीछे हट गया। ओ ओलिवर, क्या हुआ? वह जहरीला कमीना कहाँ है? डैनियल ने खड़े होते हुए गुस्से से पूछा। उसकी आंखें चारों ओर घूम गईं। अभी भी वह उस दुष्स्वप्न में आधी फंसी हुई थी जिससे वे अभी अभी भागे थे। उसे भगा दिया गया है। शिक्षक एलिसन आ गए हैं और बाकी सब संभाल लेंगे। ओलिवर ने एम्बर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले उत्तेजित डैनियल को शांति से बताया। बेला ने केवल एम्बर को छोड़कर नादिया और एवलिन को पहले ही जगा दिया था। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर अपनी आपबीती के निशान थे, लेकिन जैसे ही उन्हें होश आया तो उनके चेहरे पर राहत छा गई। दीदी, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। वे वास्तव में शक्तिशाली थे। एवलिन अब बिना रुके बातें करती रही जब वह अपनी बहन से दोबारा मिल गई। बेला ने ध्यान से सुना, कबीले को वापस रिपोर्ट करने के लिए विवरण एकत्र किया। उसकी बहन के शब्द डर और उत्तेजना का मिश्रण थे। ओलिवर ने शीशी को खोला और एम्बर के मुंह में धीरे धीरे औषधि डालना शुरू कर दिया क्योंकि वह जागने लगी थी। अरे एम्बर, ओलिवर की आवाज धीमी थी, जो उसे जागृत दुनिया में वापस ले जा रही थी। थप्पड़। अचानक समूह स्तब्ध हो गया क्योंकि एक थप्पड़ की आवाज आसपास में गूंज उठी। वे सभी ध्वनि के स्रोत की ओर मुड़े और एम्बर को अपने गाल पर लाल हाथ का निशान लिए हुए एक व्यक्ति की ओर घृणापूर्वक देखते हुए देखा। मुझसे बात मत करो, तुम बदमाश हो, एम्बर गुस्से में चिल्लाई। उसकी आंखें नफरत से भर गईं। शब्द हवा में गूंज रहे थे, तीखे और अक्षम्य। हवा तनाव से घनी हो गई। उसने अपना गाल उस जगह छुआ जहां थप्पड़ पड़ा था, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसका हाथ रुक गया, मानो वह उस दंश को समझने की कोशिश कर रहा हो जो वहां था ही नहीं। अपने कठोर शरीर के साथ उसे पहले के प्रभाव से हुई हल्की सी खुजली ही महसूस हुई। शारीरिक दर्द नदारद था, लेकिन उसके शब्दों की चुभन बरकरार थी। ओलिवर उसके गुस्से का कारण समझने से पहले क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ऐसा लगता था जैसे उसे सच में विश्वास था कि यह वही है। यदि आप उस पर क्रोधित हैं तो। इससे पहले कि ओलिवर आगे समझा सके, एम्बर उठ खड़ा हुआ और उसकी ओर देखते हुए दोहराया, मैंने कहा, मत करो, बात मत करो मुझसे। इसके साथ ही वह किसी को समझाने या सुनने से इनकार करते हुए घटनास्थल से चली गई। एम्बर, रुको। अल्फोंसो तेजी से उसके पीछे गया और दूसरों की ओर सिर हिलाया। उनके कदम तेज थे, जो पैदा हुई दरार को सुधारने की जरूरत से प्रेरित थे। ओलिवर ने अपना हाथ अपने माथे पर दबाया, सोच रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। नादिया ने एम्बर के पहले प्रदर्शन पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने कबीले का अनादर करने के लिए उसे सबक सिखाने जा रही थी। उसका गुस्सा भड़क गया, एक चिंगारी भड़कने को तैयार थी। उसे विश्वास था कि ओलिवर ने एम्बर को विधर्मियों से बचाया था और एम्बर में इतना कृतघ्न होने का साहस था। नादिया, रुको, आवेगी मत बनो। एवलिन तुरंत उसके रास्ते में आ गई। उसने बताया कि कैसे उसकी जल्दबाजी की हरकतें दो प्रमुख कुलों के बीच दरार पैदा कर सकती हैं। उनके शब्द तर्क की दलील थे, बढ़ते तनाव के खिलाफ एक ढाल थे। या तो वह माफी मांगे या मैं उसे राक्षसों के हवाले कर दूं, नादिया ने एवलिन को परेशान करते हुए बस लेकिन ठंडे स्वर में कहा। ओलिवर के पास पहुंचते ही बेला ने आह भरी। उसने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, खड़े हो जाओ, चलो टीचर एलिसन से बात करते हैं। ओलिवर ने भी खड़े होकर गहरी आह भरी और उसके पीछे पीछे चला गया, ये जानते हुए कि एम्बर को उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस्तीफा उन पर हावी हो गया, आगे के रास्ते की एक मौन स्वीकृति। अभी उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर था, उसके पास उसके नखरों से निपटने की ऊर्जा नहीं थी। पीछे मुड़कर देखने पर उसे लगा कि अकेले काम करना उसके लिए सही तरीका था। बाद में उन्होंने एलिसन को सिक्फो के साथ देखा,
जिसके कपड़े खून से सने हुए थे और छेद से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सिगफोर को भी चोट लगी थी जब विधर्मियों ने उन पर हमला किया था। सिगफोर ने उन्हें देखा और तुरंत माफी मांगने के लिए दौड़े और जल्द ही मामला सुलझ गया। ये निर्णय लिया गया कि सभी को कबीले में वापस भेज दिया जाएगा और प्रशिक्षण जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा। किसी ने आपत्ति नहीं की और जल्द ही उनके अनुरक्षक उन्हें कबीले में वापस ले जाने के लिए आ गए। बावजूद इसके, ओलिवर को अभी भी लगा कि यह इसके लायक है। वह जल तत्व का उपयोग करने में बेहतर था और उसके हथियार कौशल में सुधार हुआ था। अंत में, जाने से पहले उन्होंने दूसरों के साथ खुशियों का आदान प्रदान किया। तब भी उनके और एम्बर के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। कबीले में वापस, वह लगभग 1 वर्ष के बाद अंततः अपने आंगन में लौट आया। जिपी, जब उसने देखा कि एक मोटी सफेद बिल्ली उसकी ओर दौड़ रही है तो उसने चिल्लाया। इस दृश्य ने उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान ला दी, जो सरल समय की याद दिलाती है। ओलिवर ने आश्चर्यचकित होकर नीचे देखा। बिल्ली पहले से काफी मोटी हो गई थी। तुम इतनी मोटी कैसे हो गई? वह अपनी निजी नौकरानी की ओर इस तरह मुड़ा मानो उससे प्रश्न पूछ रहा हो। शेषा, तुम उसे क्या खिला रही हो? उसने सवाल किया। मांस, युवा स्वामी, उसने हल्के स्वर में उत्तर दिया। बस इतना ही। व्यायाम के बारे में क्या? शेषा की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। युवा मास्टर, जिपी को ये पसंद नहीं है क्या? ओलिवर के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। उसने आलस्य से अपने पैरों पर लौटती हुई मोटी बिल्ली को देखा और कुछ प्रयास से उसे उठा लिया। म्याऊं। बिल्ली का नर्म विरोध आधे अधूरे मन से था, जैसे उसने अपनी किस्मत से इस्तीफा दे दिया हो। क्या आप मांस खाना चाहते हैं? उसने पूछा। म्याऊं। बिल्ली ने उत्सुकता से सिर हिलाया। जिपी ने सिर हिलाया लेकिन अचानक रुक गया। उसकी आंखों में संदेह की चमक उठी। एक क्षण रुको, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगभग 1 साल तक ओलिवर से दूर रहने के बावजूद, वह अभी भी उसे दूसरों की तुलना में बेहतर जानती थी। जब उसने इतने मधुर स्वर में पूछा जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, तो यह आमतौर पर एक जाल था। जिपी अचानक सतर्क हो गई और जोर से अपना सिर हिलाया। ओह, तुम्हें मांस नहीं चाहिए? ये कैसे हो सकता है? जब बिल्ली ने भागने का प्रयास किया तो ओलिवर मंद मुस्कुराया, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। अब से, आप सख्त आहार पर रहेंगे। आलू के बजाय बिल्ली जैसा आकार पाने के लिए आप रोजाना व्यायाम भी करेंगे। उनके शब्द दृढ़ थे, कठोर प्रेम का फरमान। वज्र की तरह, उसके शब्दों ने बिल्ली पर गहरा असर किया। उसकी बातें सुनकर जिपी को पसीना आ गया। मांस के बिना जीवन की कल्पना करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन ओलिवर की सख्त अभिव्यक्ति को देखकर, वह जानती थी कि उससे बहस करने या भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मोटे लट्ठे को कुछ व्यायाम के लिए ले जाओ। ओलिवर को तुरंत शेषा की जांच से खुद को बचाने का बहाना मिल गया और उसने उसे कबीले के संरक्षक को ले जाने के लिए कहा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, युवा मास्टर। शेषा ने सिर हिलाया और निराश मोटी बिल्ली को दूर ले गया। अब तो, मुझे जेन्ना से मिले काफी समय हो गया है। मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि मैं उस संगठन के मामलों पर कुछ ध्यान दूं, जिसमें मैं बहुत पहले शामिल हुआ था। कहानी खत्म। अलविदा।